चलो तो इसमें देखो, शुरुआत में जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, हिस्ट्री है। पीरियोडिक टेबल जो अभी जो हम लोग देखते हैं, जो भी फॉलो करते हैं पीरियोडिक टेबल, वो सबसे रीसेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है ना। जो फॉलो करते हैं, जिसमें एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। देखे हो ना अभी रिसेंट वाला। तो एक्चुअली जब पीरियोडिक टेबल पे जो वर्क एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो एनसीईआरटी में जो सारे जगह पे फॉलो करते हैं अभी यस सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक। हाँ, तो एटले ये तुम लोग के क्लास 10th में भी ये चैप्टर था या नहीं, पीरियोडिक टेबल यस सर। इंट्रोडक्शन वाला। तो हिस्ट्री वाला पार्ट तो थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ के ही आए होंगे, क्योंकि वहाँ यस तो ये पढ़ाया जाता है डिटेल में। ठीक है, तो हम वो सब चीज़ कवर नहीं करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी क्लास 10th में, बस एक बार हम बताते जाएंगे, लिखाएंगे नहीं डिटेल में। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सब फिर टाइम वेस्ट होगा। यस सर। तो वो सारा चीज़ हम जैसे शुरुआत में पढ़े होगा, डॉबर्नियस लॉ ऑफ ट्राइड्स, वो सब हम लिखाने वाले नहीं है, बस एक एक बार बताते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सब करोगे तो फिर तो जो मेन पॉइंट है वो सब ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो। वो सारा चीज़ उधर का ही पार्ट है। यहाँ जो हम लोग को पढ़ना है, जो नहीं पढ़े हो 10th में, वेरिएशन। ठीक है, एक्सेप्शन वाला पार्ट नहीं पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में। जैसे एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस वाला पढ़े होगे तुम लोग थोड़ा, लेकिन वो भी डिटेल में नहीं पढ़े होगे कि एटॉमिक रेडियस कैसे वैरी करता है पीरियोडिक टेबल में, साइज ऑफ द एटम लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे होता है, टॉप टू बॉटम आने पे ग्रुप में कैसे होगा। ठीक है, और वहाँ कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग को डिटेल। तो हिस्ट्री वाला पार्ट जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, हिस्ट्री, ये सिर्फ हम बता देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हिस्ट्री एक्चुअली जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो वहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुँचा था। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था उसमें। ठीक है, न्यूमरस, मतलब 100 200 साल, उससे भी ज़्यादा रिसर्च हुआ तब जाके लॉन्ग फॉर्म तक पहुंचा गया। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि डायरेक्टली जो हमको लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल जो फॉलो करते हैं वो डायरेक्टली मिल गया। वो डायरेक्टली नहीं मिला, उसके पीछे बहुत लंबा रिसर्च है। तो वही है हिस्ट्री, मतलब कि कैसे उस लॉन्ग फॉर्म तक पहुंचा गया, उसके पहले कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारे, कुछ ना कुछ छोटा कंट्रीब्यूशन सबका था, बट हम लोग जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन था, जो रियली में मेजरली कंट्रीब्यूट किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था डॉबर्नियर्स का। डॉबर्नियर सुने होंगे। ठीक है, यस सर। तो ट्रेड्स। डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स था। ठीक है, लिख देते हैं ये, डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, तो इसमें ट्राइड्स का मतलब क्या हुआ बताओ तो। हाँ, हेलो। सर, ग्रुप ऑफ 3। हाँ, ये ट्राइड्स यहाँ पे जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ 3 होता है। मतलब किसी भी एलिमेंट्स को, अगर ये एक्चुअली 3 3 के ग्रुप बनाया था। ठीक है, ये सिंपल है, जितने भी एलिमेंट्स उस समय थे सारे का तो ग्रुपिंग नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ये 3 3 का ग्रुप बनाया था। और वो ग्रुप ऐसा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में था। तो इसका थ्योरी पढ़े ही होगे तुम लोग। इसका स्टेटमेंट क्या था कि जो 3 का ग्रुप बनाया था उसमें जो मिडिल एलिमेंट था ना, उस मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो आता, वो पहला और आखिरी वाला, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाले का एवरेज आ रहा था। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो वो पढ़े ही होगे, इसमें एग्जांपल्स तुम देखे होगे। तो एग्जैक्टली ये बोला था कि एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। अप्रोक्सीमेट एवरेज, मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मैच कर जाए, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। किसी किसी केस में एग्जैक्टली, एक दो केस में एग्जैक्टली सेम आ गया, बाकी सारे केसेस में नहीं फॉलो किया एग्जैक्ट, इसलिए अप्रोक्सीमेटली सेम बोला था। और इसका क्लासिफिकेशन, ये जो लॉ था इसका ट्राइड्स वाला, ये रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये बताया कि
सारे एलिमेंट्स के बारे में ये अरेंज नहीं कर पाया, मात्र 3 या 4 ही ऐसे एलिमेंट्स थे या ऐसा ग्रुप ये बना पाया जो कि इसके लॉ को फॉलो कर रहे थे, इसके रूल को। बाकी सारे एलिमेंट्स इसके रूल को फॉलो नहीं कर पाए। तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइड्स बनने की वजह से इसके क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल तुम लोग एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे। लिथियम सर। हाँ, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। पोटाशियम। ठीक है, तो इसमें देखोगे लिथियम का एटॉमिक मास होता है 20, ये लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटाशियम का 39 होता है। तो यहाँ पे पहला और आखिरी वाले का जोड़ के एवरेज निकालोगे तो कितना आ गया, 46/2 इक्वल टू 23। तो यहाँ पे जो ये 23 एवरेज आया था वो देखा गया कि एग्जैक्टली ये मैच कर गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा अगर हम लोग देखें, एक तो ये था, ठीक है, टोटल 3 या 4 ट्राइड्स हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। ठीक है, ये भी एक ट्राइड था। तो क्लोरीन का होता है 35.5 एटॉमिक मास, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का 127। तो यहाँ पे जब एवरेज निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 127 प्लस 35.5/2। तो ये करो तो ये हो गया 162.5/2। ये कितना हो जाएगा, 81.25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखोगे ये एग्जैक्टली सेम नहीं आया, अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको मतलब नियर अबाउट 80 के अराउंड बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोला गया कि इसको फॉलो कर रहा है। इसी तरह और कोई ट्राइड का एग्जांपल बता सकते हो जो पढ़े हो तुम लोग? सर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। तो इसमें भी देखा गया कैल्शियम का होता है मास नंबर 40, स्ट्रोंसियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। तो यहाँ भी देखा गया 137 प्लस 40/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 177/2, दैट इज इक्वल टू 88.5। यहाँ भी एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा था लेकिन नियरली हम लोग इसको 88 के आसपास बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां समझ में आ रहा है ना क्या था ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका रिजेक्ट इसलिए हुआ, और क्यों हुआ रिजेक्ट बताओ? क्योंकि ये सारा लिमिटेड एलिमेंट्स का नहीं बना पा हाँ, रहा था। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइड्स ये बना पाया, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइड्स। मतलब उस समय जितने एलिमेंट्स डिस्कवर, क्योंकि सारा एलिमेंट तो डिस्कवर नहीं हुआ था, कुछ ही एलिमेंट्स थे उस समय, क्योंकि अभी जो देखते हो उसमें अभी रिसेंटली 118 तक नोन है अभी, और भी एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो ही रहा है, लेकिन 118 तक हम लोग पढ़ते हैं, है ना, रिसेंट में। क्योंकि अभी अभी तो वो तो अनएंडिंग प्रोसेस है ना, जब तक रिसर्च चलते रहेगा तो वो नए नए एलिमेंट आते रहेंगे। तो 100 उस समय बहुत ही कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 40 या 50 के अराउंड। ठीक है, उसमें भी बहुत कम एलिमेंट थे जो कि इसके रूल को फॉलो कर रहा था, मतलब देख ही रहे हो, बहुत ही 3 या 4 ही ऐसे थे। एक और है ट्राइड का, एक एग्जांपल लिख ही देते हैं, वो दिया हुआ रहता है बुक में, देखोगे। यह है सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम में। सल्फर का 32 होता है, सेलेनियम का 80 होता है और टेलुरियम का 128 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी एवरेज करके देखना, ये अप्रोक्सीमेटली ये कुछ ही एलिमेंट्स थे जो कि इसके लॉ को फॉलो कर रहा था, इसलिए इसका थ्योरी जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इसका जब रिजेक्ट हुआ तो इसके बाद सेकंड मेजर कंट्रीब्यूशन जो था, इसके बाद जो साइंटिस्ट रिसर्च करना स्टार्ट किया, जो कंट्रीब्यूट किया, वो कौन था बताओ, डॉबर्नियर्स के बाद? ऑक्टेव। न्यूलैंड। हाँ, न्यूलैंड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। समझ में आ रहा है? यस सर। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो दूसरा जो था वो सेकंड वाला क्या था, ये जब रिजेक्ट हुआ तो सेकंड था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये एक्चुअली न्यूलैंड्स
इसका क्या थ्योरी था बताओ तो। एवरी एट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर आया था फर्स्ट वाले एलिमेंट से। हाँ तो ये एक्चुअली इनको क्या था, इनको म्यूजिक का बड़ा शौक था, ठीक है। तो जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो नोट्स होते हैं ना, बड़े हो कितने नोट्स होते हैं क्लासिकल म्यूजिक में? सर 7। 7। हाँ, तुम लोग पढ़ते हो क्या म्यूजिक? नहीं सर, नो सर, थोड़ा सा कोई बस नहीं पता है। पढ़े हो? क्लास सर 4 इतना तक सा तो पता है बताया सारे गामा जाता। वाला। अरे तो 11th में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिए हो म्यूजिक? नहीं है हम लोग का सर, 5 तुम तक पढ़ते थे हम लोग स्कूल में। 11th यस में तो सर। होता है ना ऑप्शनल, म्यूजिक तो हाँ रहता है। सर ऑप्शनल में हम लोग कंप्यूटर लिए हैं सर। अरे दो ऑप्शनल लेना होता है ना, योगा है हम लोग का। तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है क्या? हाँ या सर। तुम, वो तो चूज करना पड़ता होगा ना। हाँ सर, एक चूज करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग आईपी लिए हैं, दूसरा योगा है आईपा में। दूसरा योगा ले लियो। वो म्यूजिक, लेना पड़ता है, वो अच्छा, ऑप्शनल नहीं है। म्यूजिक कोई नहीं लिए हो? चलो ठीक है। तो कितने नोट्स बोले तुम लोग? 7। 7। 7। हाँ तो 7 नोट्स होते हैं क्लास में, क्योंकि 8वां वाला जो नोड होगा वो रिपीट होने लगेगा उसके बाद, सा वाला जो है ना। तो टोटल 7 तक तो डिफरेंट जाता है। यस सर। हेलो। यस सर। यस यस सर। सर। क्या हो जाता है, रुको एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन क्या? नहीं सर। हो, ये दूसरा स्मार्ट प्रेप कहाँ से आ जाता है, एक मिनट रुको। दो स्मार्ट प्रेप दिख रहा है ना? यस सर। सर आप फिर से ज्वाइन किए हैं? ये नीचे वाला मेरा थोड़ी है, जो होस्ट बना हुआ है पता नहीं वो कहाँ से। चलो रुको। अब अब हमको होस्ट दिखा रहा है, हाँ हम बना दे शेयर, आपको। हाँ शिफ्ट कर दो। हो गया। चलो, दिख रहा है ना अब स्क्रीन? यस सर। यस सर।
चलो, तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में बता रहे थे, ये जो अरेंजमेंट होता है 7 नोड्स जो होते हैं वो किसके बेसिस पे अरेंज होते हैं बता सकते हो? अरेंजमेंट जो होता है म्यूजिकल नोट्स, वो जो तो ये सारा है सारे numbers पे होता है ना। वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में होता है, मतलब पहले वाले का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे लो होता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 1 से 7 की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होते जाता है, वो बढ़ते जाता है। प्ले करके देखना फ्रीक्वेंसी बढ़ता है या नहीं। हाँ सर। हाँ, तो वो जो नोट्स होते हैं सारे इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये, मतलब म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे ये एलिमेंट्स को अरेंज करने का कोशिश किया, मतलब जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पे मतलब जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस समय तक, वो उस म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे ही ये अरेंज करने का कोशिश किया। तो ये वहाँ पे देखा कि नोट्स जो है वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो ये भी उसी के तरह सोचा कि एटम्स में तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, तो एटम को जो हम अरेंज करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर किया, ठीक है। ये बोला कि जब हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, हर एक 8वां एलिमेंट, मतलब हर एक 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब 1 से 7 तक वो तो डिफरेंट होगा, 1 से 7 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हारा चलेगा एलिमेंट, उसके बाद 7 के बाद क्या होगा, 8th वाला एलिमेंट वो रिपीट होना स्टार्ट होगा उसके बाद। समझ में आ रहा है? और रिपीट होके एक ग्रुप टाइप का बनेगा, जैसे 1 से 8 होगा, सॉरी 1 से 7 होगा, उसके बाद 8वां वाला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के नीचे आएगा, है ना। फिर 9th एलिमेंट जो होगा वो सेकंड के नीचे आएगा, 10th एलिमेंट जो होगा वो थर्ड के नीचे आएगा। ऐसे ही होगा ना अगर रिपीट होंगे तो, ठीक है। तो जो सेम, वो जो सेम ग्रुप में आएगा, सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे उनके प्रॉपर्टीज जो होंगे वो मैच करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ये था, बट ये कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हुआ, बट इसका भी थ्योरी जो है वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होने लगा। कहाँ तक ये एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया बताओ? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक, मतलब ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही अरेंज कर पाया, और अपना लॉ ये बनाया था उस लॉ के बेसिस पे ये एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर 20 तक ही अरेंज कर पाया, ठीक है। तो उस समय एक्चुअली देखो, ये हाइड्रोजन को कोई भी ग्रुप में नहीं रखा गया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन, और उस समय नोबल गैसेस का भी डिस्कवरी नहीं हुआ था, क्लियर है। तो Yes, sir. हाइड्रोजन के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं था उस समय, और कोई भी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। तो हाइड्रोजन और हीलियम तो नहीं था उस समय, मतलब हाइड्रोजन था बट हीलियम नहीं था, ठीक है। तो ये लिथियम से अरेंज करना स्टार्ट किया, लिथियम के बाद ये बोला बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ तक 7 आ गए, उसके बाद ये 8वां वाला सोडियम इसके नीचे, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक ही ये सक्सेसफुल हो पाया, कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाया, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो आ रहा था स्कैंडियम। तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम होता है, तो स्कैंडियम को जब इसके एल्यूमिनियम के ग्रुप में रखा गया तो वो एग्जैक्टली क्योंकि अभी देखोगे वो हम बताएंगे डी ब्लॉक और पी ब्लॉक ये सारा चीज, तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अगर कंपेयर करोगे तो स्कैंडियम जो है वो उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है एल्यूमिनियम और बोरोन से। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि बोरोन, एल्यूमिनियम ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सब ब्लॉक अभी बताया जाएगा वो आगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये एलिमेंट्स को तो अरेंज करने का कोशिश किया सिस्टमेटिक फॉर्म में, बट ये सक्सेसफुल कहाँ तक हो पाया, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये अरेंज कर पाया। उसके बाद ये जो है लॉ इसका फॉलो नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर्टीज उसके बाद मैच नहीं करने लगा। ऐसा नहीं है कि अरेंज नहीं कर रहा था, अरेंज कर रहा था, बट प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने लगा, मतलब ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जब नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ तो उसके बाद तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि नोबल गैसेस अगर डिस्कवर होगा तो फ्लोरीन के बाद तो नियॉन आएगा,
फ्लोरीन के बाद तो हेलो, यस सर, क्लोरीन के बाद तो नियॉन। तो फ्लोरीन के बाद अगर नियॉन आएगा तो यहाँ पे सोडियम की जगह क्या होना चाहिए था? नियॉन होता होगा ना। यस सर। तो अब लिथियम और नियॉन का प्रॉपर्टीज कभी भी मैच करेगा क्या? नहीं करेगा, वो तो इंटायरली डिफरेंट है, एक मेटल है और दूसरा नोबल गैस है। ठीक है, तो वो चीज अप टू कैल्शियम तक ही ये वैलिड था, क्योंकि उस समय नोबल गैसेस का भी डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो आफ्टर जब नोबल गैसेस का डिस्कवरी हो गया तो उसके बाद तो ये थ्योरी रिजेक्ट होना ही था। ठीक है, तो ये सेकंड था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन ध्यान रखना वही कि ही कुड अरेंज एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है, कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल हो पाया। तीसरा जो था, ये तुम लोग नहीं पढ़े होगे क्लास 10th में, एक्चुअली ये ग्राफ है। ठीक है, ये बता देते हैं। ये जो थर्ड है ना, ये है लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। ये पढ़े हो क्या क्लास 10th में? नहीं सर। नो सर। ठीक है, ये नया चीज है तो इसको बताना है। तो ये एक्चुअली क्या किया था ना, एक कर्व प्लॉट किया था, मतलब एक ग्राफ प्लॉट किया था किसके किसके बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉटिंग था, वाई एक्सिस पे ये एटॉमिक वॉल्यूम रखा। एटॉमिक वॉल्यूम को हम लोग एटॉमिक साइज से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ये एटॉमिक वेट को रखा। एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास दोनों सेम चीज है। तो ये क्या किया, जैसे ही कर्व प्लॉट किया तो ये कुछ कर्व का पैटर्न इस तरह से आया। ठीक है, ये देखा कि एलिमेंट्स के लिए कर्व का पैटर्न कुछ इस टाइप का बन रहा था, ये पैटर्न फॉलो कर रहा था। ठीक है, ये एक्चुअली ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे पैटर्न आ रहा था। तो एक्चुअली में ये पैटर्न था, इसमें हर एक जगह पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो थे वो स्पेसिफाइड थे। तो जो टॉप है, ये जो पीक बन रहा है ना ऐसे करके, ये जो टॉप पीक के टॉप पे जो जो एलिमेंट्स थे वो लिथियम था, सोडियम था, पोटाशियम था, फिर रुबिडियम था। ठीक है, उसके बाद ये जो डिसेंडिंग पोर्शन है, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, असेंडिंग मतलब ऊपर। तो डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ में ये देखा गया इसके मिडिल में सारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स आ रहे थे। बेरिलियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, उसके बाद स्ट्रॉन्सियम हो गया। ठीक है, एसआर। और असेंडिंग पोर्शन वाले में, ठीक है, असेंडिंग पोर्शन में ये देखा गया, ये जो असेंडिंग पोर्शन वाले में इसमें देखा गया कि हेलोजन वाले सारे एलिमेंट्स आ रहे थे। यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा था, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा था। तो यहाँ पे देखो ये लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, एग्जैक्टली सारे एलिमेंट का तुमको पोजीशन याद नहीं रखना है, तो इसीलिए इसका थ्योरी रिजेक्ट भी हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या था, ये कर्व प्लॉट किया था, एक कर्व वाज प्लॉटेड किसके किसके बीच में, बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। ठीक है, और इसमें ये बोला गया कि जिन जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर थे, मतलब ये देखा गया कि जिन जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर थे ना, तो उनका ग्राफ पे पोजीशन जो था ना वो सेम, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ रहा था। ठीक है, तो ये बोला गया कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड, सर ये सब नोट कर ले। कर लेना। ठीक है, मतलब पीडीएफ मिलता है ये, तो बाद में लिख लेना। ठीक। सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो ये बोला गया, एक कर्व प्लॉट किया गया और सारे एलिमेंट्स को कर्व पे स्पेसिफाई किया गया। तो ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जिन जिन एलिमेंट्स, मतलब जिन जिन एलिमेंट्स का पोजीशन सेम था ना, उनके प्रॉपर्टीज को मैच किया गया।
बिल्कुल एग्जैक्टली उनके प्रॉपर्टीज मैच कर रहे थे। जैसे यहाँ पे टॉप पे देखा गया सारे अल्कली मेटल थे, मतलब ग्रुप 1 वाला मेटल है, ये एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो ये सारे टॉप पे ही आ रहे हैं, मतलब देखा गया कि ये टॉप पे जो जो पोजीशन सेम आ रहा है, जो जो एलिमेंट्स का, उनके प्रॉपर्टीज को जब मैच किया गया, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और पोटाशियम के प्रॉपर्टीज को जब मैच किया गया तो इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहे थे। उसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, इनके प्रॉपर्टीज को जब मैच किया गया तो ये भी सिमिलर आ रहे थे। ये बोला गया कि जो जो एलिमेंट्स जो हैं सेम पोजीशन पे ग्राफ पे अगर सिमिलर टाइप का पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं, है ना, तो उनके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, वो मैच करेंगे। तो ये था इसका फंडा। तो एक्चुअल में ये था, मतलब इसका तो सारे एलिमेंट्स को ये प्लॉट कर दिया था और इसका प्रेडिक्शन जो है वो सही भी था पूरा। ये देखा गया था कि अल्कली मेटल्स जो है वो सारे पीक पोजीशन पे आ रहे थे, ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये बताया था और सभी एलिमेंट्स के जब प्रॉपर्टीज को मैच किया गया सिमिलर पोजीशंस पे जो जो थे, तो एग्जैक्टली मैच हो भी रहा था, ठीक है। जैसे अल्कली मेटल्स हम लोग ग्रुप 1 वाले को बोलते हैं, ठीक है, ये सब आगे देखोगे। तो ये सारे पीक पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है कर्व का। उसके बाद हेलोजेंस हम लोग किसको बोलते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये सब बताया जाएगा आगे। तो ये असेंडिंग पोर्शन, ये असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, ये पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा था। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग दूसरे ग्रुप वाले को बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा दूसरा एलिमेंट, दूसरा ग्रुप वाला है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, बेरियम है, रेडियम है, ये सारे एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। तो इसमें देखा गया ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व ये ऑक्युपाई कर रहा है। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाता हुआ, ठीक है, उसका मिडिल वाला, ठीक है। तो मतलब इनके ये इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग या इसका ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहे थे, ठीक है। जिन जिन एलिमेंट्स का पोजीशन सिमिलर था, प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली नो डाउट मैच कर रहा था। बट इसमें डिमेरिट बस एक ही था, ड्रॉबैक एक ही था, कि सारे एलिमेंट्स के एग्जैक्ट पोजीशन को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट था। सारे एलिमेंट्स का एग्जैक्टली पोजीशन, क्योंकि ग्राफ तो उतना बड़ा नहीं है और एलिमेंट्स बहुत सारे उस समय तक डिस्कवर हो गए थे, 70-80 के आसपास हो गए थे। तो सारे एलिमेंट्स के एग्जैक्ट पोजीशन को याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, बताओ तो। नो सर। एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लाई करेगा ग्राफ में, सभी नो सर। एलिमेंट को याद रखना पॉसिबल है प्रैक्टिकली, बताओ कोई भी याद रख सकता है क्या, नहीं। फिजिक। नो सर। तो इसलिए इसका जो ये जो क्लासिफिकेशन था या फिर जो ग्राफ प्लॉट किया था, ये प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं था, प्रैक्टिकली ये याद करना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ा। समझ में आ रहा है। तो इसका ड्रॉबैक, हम लोग ड्रॉबैक में यही चीज लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकली it was not possible to remember the positions of all the elements exactly, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके थ्योरी को क्या करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। बात समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो यही था लूथर मेयर्स कर्व भी बोलते हैं इसको, या लूथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक्चुअली ये कर्व प्लॉट किया था किसके किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में, और कर्व का नेचर कुछ इस टाइप का आ रहा था। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल में अभी तक का, ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, कौन है बताओ, पीरियोडिक टेबल डेवलप करने के लिए। मेंडलीव। हाँ, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, अभी जो लेटेस्ट वाला पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको बनाने में उससे पहले जो था, मतलब वो तो मॉडर्न हो गया, उससे पहले जो था मेंडलीव, तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है उसी का था।
ठीक है, क्योंकि वही एक सिस्टम प्रोवाइड किया, एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करना स्टार्ट किया, तो उसी का जो जो थोड़ा बहुत दो तीन तीन चार ड्रॉबैक उसका रह गया था, बस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसी के ड्रॉबैक को करेक्ट किया गया सर। ठीक है, बाकी जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल डेवलप करने में वो मेंडलीव का ही है। तो मेंडलीव को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है, वो तो बहुत पहले की बात है, और उसके नेम पे एक एलिमेंट भी रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलिवियम। हाँ मेंडलीवियम, ठीक है, उसको ऑनर, उनको ऑनर करने के लिए। तो कौन सा नंबर है? एटॉमिक नंबर 101, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 101 देखोगे तो वो जो एलिमेंट है वो मेंडलीवियम है, ठीक है, एमडी होता है उसका सिंबल, तो वो एक्चुअली मेंडलीव के ऑनर में रखा गया है, ठीक है। तो मेंडलीव के बारे में भी तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10th में, Yes. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये भी हम लिखाएंगे नहीं सारा चीज, ये तुम लोग खुद ही बताना। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, एक पीरियोडिक लॉ ये दिया था पहले, क्या था लॉ बता सकते हो? इसका पीरियोडिक लॉ क्या था? Sir, physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight. तो ये जो था, ये बोला था कि किसी भी एलिमेंट का उनका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा ना, वो पीरियोडिक फंक्शंस होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा किसका? एटॉमिक वेट का, ठीक है। मतलब ये बोला था कि एलिमेंट्स को दूसरे वर्ड में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब अरेंज करेंगे ना, तो एक ऐसा इंटरवल आएगा, एक फ्रीक्वेंट इंटरवल आएगा जिसके बाद एलिमेंट्स खुद रिपीट होना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एलिमेंट्स रिपीट होंगे, और जो जो एलिमेंट्स रिपीट होकर सिमिलर ग्रुप में आते जाएंगे, उन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो होगा वो सिमिलर होते रहेगा, उन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा, ठीक है। तो यही था मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उसके बेसिस पे ये एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट किया। सिस्टमैटिक फॉर्म मतलब एक हॉरिजॉन्टल रो बनाया जिसको पीरियड्स बोला गया, और वर्टिकल कॉलम बनाया जिसको ग्रुप्स बोला गया। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनिशियली ये अपना जब पीरियोडिक टेबल ये कंस्ट्रक्ट कर रहा था, तो उस समय जो ये अभी देखते हो वो नहीं था, ठीक है। मतलब टोटल 18 ग्रुप्स नहीं थे अभी, मतलब 18 ग्रुप्स हैं टोटल मॉडर्न में, और टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो उस समय उतना नहीं था। तो मेंडलीव जो है ये कितना था उस समय? कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो जब मेंडलीव अपना ओरिजिनल बनाया था? 8 ग्रुप थे, 7 पीरियड्स थे। हाँ, तो टोटल इसमें जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो था 7 हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाया था वो, जिसको कि पीरियड्स बोला गया, ठीक है। और ग्रुप्स कितने रखे गए? 8 8 ग्रुप्स। तो 8 वर्टिकल कॉलम्स जिसको ग्रुप्स बोला गया, और इन सभी कॉलम को ये रोमन न्यूमरल्स में अरेंज किया, नंबरिंग किया 1 से 8, ठीक है, रोमन में ऐसे नंबर किया इसको। और ठीक है, तो ये इनिशियल था। लेकिन इसके बाद जब उस समय भी जब ये अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था, तो उस समय नोबेल गैस भी डिस्कवर नहीं हुआ था जब इनिशियली ये बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो जब बाद में ये जो अपना पीरियोडिक टेबल बना लिया था, उसके बाद नोबेल गैसेस का डिस्कवरी हुआ। तो जब नोबेल गैसेस का डिस्कवरी हुआ, तो नोबेल गैसेस को तो इसमें जो ऑलरेडी अरेंज कर चुका था उसमें तो फिट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा एक ग्रुप ऐड करना पड़ा, जिसको नेम रखा गया जीरो ग्रुप, ठीक है। उसमें देखोगे कि वन मोर ग्रुप, जीरो ग्रुप वाज एडेड, जीरो ग्रुप वाज एडेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस। तो नोबेल गैसेस की डिस्कवरी के बाद एक ग्रुप ऐड करना पड़ा इसको, जिसको रखा गया, उस ग्रुप का नेम क्या देता है? ये जीरो ग्रुप रखा, ठीक है। और इसी को जीरो ग्रुप के साथ जो रहते हैं एलिमेंट्स, इनको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बोला गया, ठीक है। उसके बाद और क्या था इसमें कि हर एक ग्रुप को
ईच ग्रुप को ये 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, मतलब हर एक ग्रुप को ये 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। एक था सब ग्रुप ए, ठीक है, और दूसरा था सब ग्रुप बी। तो ये ग्रुप नंबर 1 से 7 तक ही ये 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। 8th वाले को नहीं किया था, क्योंकि 8th वाले में उस समय कलेक्टिवली बस 3-4 ही एलिमेंट्स थे, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल, ये सारे एलिमेंट्स ही थे 8वें वाले ग्रुप में। तो इसलिए उसमें ज्यादा एलिमेंट्स थे नहीं, तो वो सारे एलिमेंट्स को वो 8th ग्रुप में ही रख दिया था। लेकिन 1 से 7 तक जो ग्रुप था उसको ये 2 सब ग्रुप में क्लासिफाई किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो इसमें देखोगे इसके पीरियोडिक टेबल में 1A और 1B रहता है, ऐसे 2A 2B 3A 3B ऐसे रहता है, देखे हो ना, एनसीईआरटी में देखना, इसका दिया हुआ है। तो सब ग्रुप ए में जो है ना, ये नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा। नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग किसको? सब ग्रुप ए में मेनली ये नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को रखा है, ठीक है। ये एस एंड पी अभी बताएंगे आगे, ठीक है। अभी ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ये सब ग्रुप ए में रखा, और सब ग्रुप बी में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल के मिडिल वाले पार्ट में जो रहता है, ठीक है, जो मिडिल वाला पार्ट है उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सब ग्रुप बी में ये मेनली जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा, और सब ग्रुप ए में मेनली जो है ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। और 8th वाले ग्रुप में तो सिर्फ 2 या 3-4 ही एलिमेंट्स थे उस समय, तो आयरन था, कोबाल्ट था, निकल था, ये सारे एलिमेंट्स थे। तो ये इसका एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स था इसके पीरियोडिक टेबल का जब ये बनाया था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑलरेडी ये सारा चीज पढ़े होगे तुम लोग, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है और पहले क्लास 10th में भी ये बताया गया होगा। तो एक्चुअली में अब इसका देखना है कि इसका मेरिट क्या क्या था, मतलब इसका जो पीरियोडिक टेबल था उसका एडवांटेजेस मतलब क्या क्या मिला, ठीक है, मेरिट्स क्या था, मतलब इसके पीरियोडिक टेबल में मतलब ये क्या इसका अचीवमेंट क्या था, मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का सबसे मेजर अचीवमेंट क्या क्या था, बताओ तो, बता सकते हो मेजर अचीवमेंट्स मेंडलीव का, बोलो। हेलो, सर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया था, और सर हाँ, और तो नहीं पता। कौन कौन से एलिमेंट थे जिसके लिए गैप छोड़ा था ये? कुछ भी तुम लोग को याद नहीं रहता है, अभी रिसेंटली पढ़े हो ना। सर सर क्या? एल्युमिनियम। चलो यहाँ देखो, तो सबसे पहला कैंडियम, जो हम लोग, गैलियम। चलो ठीक है देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग अचीवमेंट्स में बोल सकते हैं कि ये पहला ऐसा मतलब साइंटिस्ट था जो कि एक कलेक्टिव एफर्ट लगाया कि एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो सारे साइंटिस्ट थे उसमें देखे होंगे कि कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं ट्राई किया था, मतलब एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में ऐसे रोज और कॉलम में कोई अरेंज करने का कोशिश नहीं किया था। तो ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था जो कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में मतलब रोज और कॉलम में ये अरेंज किया, ठीक है। तो जिससे कि कलेक्टिवली स्टडी करना जो है एलिमेंट्स के बारे में, कि हर एक एलिमेंट को हमको इंडिविजुअली नहीं स्टडी करना पड़ेगा, एक ग्रुप का अगर हम लोग स्टडी कर लिए तो मतलब उसमें उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करने का जरूरत नहीं था। तो पहला तो ये था कि कलेक्टिव स्टडी जो है इसके पीरियोडिक टेबल के थ्रू आसानी से पॉसिबल हो गया। दूसरा क्या था कि ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट, एक्चुअली में ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था इसका, ठीक है।
कि जो जो एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर नहीं भी हुए थे, ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर्टी था वो ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, ठीक है, ये एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कवर होगा, और जहाँ पे वो जगह छोड़ा था उसके लिए जगह भी छोड़ दिया था पर्टिकुलर, कि इस एलिमेंट के नीचे वो वाला जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा उसका पोजीशन ये होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज को वो बता दिया था पहले से। और जब एग्जैक्टली जब बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए और जब ये प्रॉपर्टी मैच किया गया जो बताया था वो, तो एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर आ रहा था। मतलब ये क्या था, ये जस्ट उसका एक सबसे मेजर अचीवमेंट था कि वो जो जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं भी हुए थे उसके प्रॉपर्टीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और उसके लिए इनफैक्ट सम गैप भी छोड़ दिया था, पीरियोडिक टेबल में गैप भी छोड़ा था। तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे वो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्का एल्यूमिनियम। तो एक गैप छोड़ा था वो एल्यूमिनियम के नीचे, और उसका वो इनिशियली नेम रखा था इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, लेकिन जब बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो वो एलिमेंट आया गैलियम, ठीक है। तो गैलियम Ga होता है। तो इसका जब प्रॉपर्टी मैच किया गया तो बिल्कुल जो है जैसा वो प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही आया। तो एक का एल्यूमिनियम हो गया गैलियम। दूसरा कौन था? एक का सिलिकॉन। एक का सिलिकॉन। एक का सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट आया? जर्मेनियम। जर्मेनियम, ठीक है, इसका सिंबल हो जाएगा Ge। इसके बाद क्या था? इका बोरोन, ठीक है, ये एलिमेंट आया स्कैंडियम, ये था Sc। और उसके बाद एक और था इका मैंगनीज, ये एलिमेंट आया टेक्नीशियम Tc, ठीक है, टेक्नीशियम हो गया Tc। तो ये सारे एलिमेंट्स थे जिनके बारे में वो पहले ही प्रेडिक्ट करके, और जब मैच किया गया इनके प्रॉपर्टीज को, जो प्रेडिक्ट किया था वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ही आया, ठीक है। तो ये सबसे मेजर अचीवमेंट था मेंडलीव का। एक और था इसका कि ये कुछ एक एक एलिमेंट का, ये बेरिलियम का जो है एटॉमिक मास को करेक्ट भी किया था, ठीक है। तो इसके इसके पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मास लिया जाता था ना, करेक्टेड द, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम Be। तो मेंडलीव से पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मास लिया जाता था वो 13.5 लिया जाता था, ठीक है, 13.5, जो कि बिल्कुल गलत था इसका एटॉमिक मास। तो ये करेक्ट करके बेरिलियम का एटॉमिक मास को किया 9, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट बेरिलियम का मास है, जो कि करेक्ट इसका एटॉमिक वेट है। समझ में आया? तो बिफोर मेंडलीव से पहले उसका मास कितना लिया जाता था बेरिलियम का? 13.5, ठीक है, बट वो उसको करेक्ट करके 9 किया था, जो कि इसका करेक्ट एटॉमिक वेट है। तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन था या मेजर अचीवमेंट था मेंडलीव का। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, ये तो हो गया, हम लोग अचीवमेंट का बात किए मेंडलीव का, और इसके ऑनर में, इसको ऑनर करने के लिए एक एलिमेंट भी इसके नाम पे रखा गया है। कौन सा एलिमेंट है? एटॉमिक नंबर 101। Mendelevium. 101, ये देखना, ये एलिमेंट मेंडलीवियम, जिसका सिंबल Md, ठीक, ठीक है। तो ये तो हो गया अचीवमेंट्स की बात। अब मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक्स भी था। क्या क्या ड्रॉबैक था बताओ? क्योंकि ड्रॉबैक अगर नहीं रहता तो फिर तो हम लोग यहीं तक रुक जाते, इससे आगे तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसको करेक्ट किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो वही ड्रॉबैक्स जो है, क्या क्या ड्रॉबैक था बताओ?
क्या क्या चीज के बारे में ये नहीं बता पाया था, मतलब हाइड्रोजन कंसिडरिंग। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। चलो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी अभी तक ड्रॉबैक है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ये स्पेसिफाई नहीं किया था अपने पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन के लिए कोई पोजीशन नहीं रखा था ये। ठीक है, तो पहला तो हो गया वही पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा बताओ। सर आइसोटोप्स को प्लेस करने का पोजीशन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। क्या नहीं दे पाया था, क्यों? आइसोटोप्स मतलब सेपरेट पोजीशन क्यों नहीं होना चाहिए वो नहीं बता पाया था। सेपरेट पोजीशन आइसोटोप्स का होता है क्या? नो नहीं सर। सर। जैसे एक एलिमेंट के अगर बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, तो यस तीनों सर। के लिए अलग अलग जगह है क्या पीरियोडिक टेबल में? नहीं सर, उसको एक बॉक्स में ही रखा जाता है, बट क्यों रखा जाता है वो नहीं बता पाया था। क्योंकि इसका बेसिस ही गलत था ना, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स अरेंज कर रहा था, वो अरेंज कर रहा था किसके बेसिस पे? एटॉमिक वेट के बेसिस पे। और आइसोटोप्स का तो एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर 3 एटॉमिक वेट की बात करें, 3 आइसोटोप्स की बात करें हम लोग, तो 1 1 वाला है उसका वेट तो 1 है, 1 2 वाला जो है उसका वेट 2 हो गया, 1 3 वाले का वेट कितना हो गया? 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करोगे, तो 1 1 वाला पहले आएगा, 2 वाला बाद में आएगा, 3 वाला। मतलब सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, मतलब जो जो एलिमेंट्स आइसोटोप्स बनाते हैं, जितने आइसोटोप्स होंगे उसके लिए उतना पोजीशन रखना होगा। वही होना चाहिए ना इसके रूल के अकॉर्डिंग। इसका जो यस लॉ सर। था ये होना चाहिए था, बट हाइड्रोजन के लिए ये 3, मतलब आइसोटोप्स के लिए ये कोई स्पेसिफिक जगह तो छोड़ा नहीं था। जितने भी आइसोटोप्स थे वो सारा उसी एलिमेंट के पोजीशन में रखा था। ये प्रॉपर क्यों रखा था उसमें, ये प्रॉपर जस्टिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि एक्चुअली इसका रूल जो था और आइसोटोप का जो केस आ रहा था, बिल्कुल एक दूसरे को दोनों वायलेट कर रहा था। क्लियर वायलेशन का केस है या नहीं? आइसोटोप्स का मास डिफरेंट है, तो मास डिफरेंट है तो वो अलग अलग पोजीशन होना चाहिए था, बट ये पोजीशन क्या हुआ था, एक ही पोजीशन पे रख दिया था सबको। तो ये उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया ये। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाया। ही प्लेस्ड आइसोटोप्स एट द सेम पोजीशन। ठीक है, और इसको ये जस्टिफाई भी नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि मास अलग हो रहा है, तो मास अलग होने की वजह से पोजीशंस भी डिफरेंट होने चाहिए थे, बट वो नहीं कर पाया ये। तो दूसरा ड्रॉबैक इसका ये हो गया। तीसरा क्या होगा? सर सिमिलर एटम्स को सेपरेट कर दिए थे। हम्म मतलब सिमिलर एलिमेंट्स नहीं, कुछ कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो रहे थे, फिर भी उसको ये सेम ग्रुप में ही रखा था। मतलब जरूरी नहीं है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हो उसके प्रॉपर्टीज सेम ही हो। ठीक है, तो इसके ग्रुप में कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिल रहे थे जो उस ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच ही नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वो था। और इसका एक और मेजर ड्रॉबैक था कि कुछ कुछ जो है वो एनामलस पेयर मिलता है। एनामलस पेयर किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, इसमें देखोगे एनामलस पेयर्स रहता है। तो ये एनामलस पेयर्स बोलते हैं कि ये जो बेसिस था इसके अरेंजमेंट का, वो किसके बेसिस पे था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे था। तो कुछ कुछ जगह पे ये देखा गया कि मास के बेसिस पे अगर अरेंज कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो हैवियर वाला है उसको बाद में आना चाहिए, जो लाइटर वाला है वो पहले आएगा। यही बेसिस होना चाहिए ना। लेकिन कुछ कुछ पोजीशन पे ये अपने भी मास रूल को वायलेट कर रहा था, मतलब जो हैवियर वाला था उसको पहले रख दिया और जो लाइटर एलिमेंट था उसको बाद में रखा। तो ऐसा एग्जांपल एक बताओ तो, जहाँ पे ये एनामलेस, उसी पेयर को जो बोलते हैं ना एनामलेस पेयर। ठीक है, तो हैवियर एलिमेंट को वो बाद में रख दिया, सॉरी पहले रख दिया, और लाइटर वाले को बाद में रख दिया। तो ऐसा कोई पेयर बता सकते हो जहाँ पे ये किया था? कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल।
कोबाल्ट और निकल में क्या था बताओ? कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो निकल का जो मास होता है ना, ये है 58.69 और कोबाल्ट का जो मास होता है ये है 58.93। तो इन दोनों में कौन सा हैवियर है बताओ तो? सर कोबाल्ट। कोबाल्ट हैवियर है, लेकिन ये जब अरेंज कर रहा था तो कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। मतलब इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था। बट यहाँ पे ये इसको ये अपने ही रूल को ये वायलेट करते हुए ये ऐसे अरेंज किया, और इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया था वो, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाया था वो, अपने ही रूल को इसमें वायलेट कर रहा था। एक और था जैसे आर्गन और पोटाशियम में। तो आर्गन और पोटाशियम में क्या था? आर्गन का जो मास होता है ये 39.95 है और पोटाशियम का जो मास है ये 39.10 है। तो कौन सा हैवियर है यहाँ पे? आर्गन। आर्गन। तो आर्गन को बाद में आना चाहिए था, बट वो आर्गन को पहले रख दिया और पोटाशियम को बाद में रख दिया, ठीक है। तो ये सारे पेयर्स इस तरह से जो पेयर बन रहे थे, जो उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, तो इस टाइप के पेयर्स को बोलते हैं हम लोग एनॉमलस पेयर्स, ठीक है। यस। तो ये सारे पेयर्स थे जो कि उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये हो गया तीसरा ड्रॉबैक। और कोई ड्रॉबैक है क्या उसका? एक और ड्रॉबैक है कि ये बोला था, देखो, कि ये जो लॉ दिया था कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर अरेंज करेंगे तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स रिपीट होंगे। तो रिपीट होंगे ये तो बताया था, लेकिन क्यों रिपीट हो रहे हैं उसका रीजन नहीं बता पाया था वो। समझ में आ रहा है? ये सिंपली डायरेक्टली बोल दिया था कि एलिमेंट्स रिपीट होंगे, बट क्यों रिपीट हो रहे हैं, रीजन, वो रीजन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि could not explain the cause of periodicity। periodicity मतलब रिपीटेशन को बोलते हैं हम लोग। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब रीजन क्या होता है पीरियोडिसिटी का, उसके बारे में ये कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, ठीक है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे इसके, जो कि करेक्ट किया गया। किसके में करेक्ट किया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, कोई डाउट है किसी को? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव तक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न जल्दी से खत्म करेंगे उसको। उसके बाद ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स का, वो सारा चीज बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, सर ठीक है। गोल्ड और प्लैटिनम को अलग कर दिए थे। गोल्ड और प्लेटिनम को अलग कर दिए थे, ये भी इनका डीमेरिट था। हाँ, और भी है डीमेरिट, देखना बुक में और भी दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए, सारा डीमेरिट पॉसिबल नहीं है, देख लेना एक बार एनसीईआरटी में, देखना बहुत सारे डीमेरिट हैं वहाँ पर। मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं जिनके प्रॉपर्टीज सेम भी थे, उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया था। वही तो बताया ना कि जिनके एलिमेंट्स डिफरेंट हो रहे थे, जिनके प्रॉपर्टीज डिफर कर रहे थे, उसको सेम ग्रुप में रख दिया, और जिसका प्रॉपर्टीज सिमिलर था उसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया था। तो वैसा बहुत कम एग्जांपल था वैसा, ठीक है। कुछ कुछ पर्टिकुलर केस में मिल रहा था, मेजरली फॉलो कर रहा था इसका, ठीक है। और ये जो मेजर ड्रॉबैक था या मेजर जो था वो हम लोग, ये सारा चीज था, ठीक है। हेलो। Yes, sir. तो एक बार तुम लोग एनसीईआरटी से भी इसको देख लेना, एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस तो इस पे उतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो एक्सेप्शन वाले पार्ट से, ठीक है। तो वो आगे जो पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आएगा। तो एक बार देख लेना, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी तुम लोग एक बार पढ़ के रखना, रिवाइज करके रखना, ठीक है, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या अचीवमेंट था, क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस। ठीक है। तो Yes, एक बार sir. थोरो रीड करके रखना, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। Sir,
हम्म, सर प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या होता है? क्या चीज? प्राउड्स हाइपोथेसिस। जोसेफ प्राउस्ट। तो प्राउड्स हाइपोथेसिस, वो प्राउड का एक लॉ था, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करने का। मतलब वो एक्चुअली क्या था कि एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेसिस पे वो क्लासिफाई करने का कोशिश किया था। वो सारा चीज नहीं है पढ़ना, कहाँ पे है ये दिया हुआ है क्या कहीं? बुकलेट में दिया है पहला पेज पे। ठीक है, तो वो जस्ट वही चीज तुम लोग को बताए कि मतलब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ कंट्रीब्यूशन तो वैसे बहुत छोटे छोटे साइंटिस्ट का था, बट हम लोग सिर्फ उन्हीं को कंट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं डिटेल में जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने ही साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट किए थे, और भी मतलब बहुत न्यूमरस नंबर ऑफ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, बट हम लोग सिर्फ, क्योंकि सारे का पॉसिबल नहीं है ना अपने सिलेबस में इंक्लूड करना और उसको डिटेल में यस। पढ़ना, तो जो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जिनका, बस वही हम लोग को ध्यान रखना होता है, वही पढ़ाया जाता है, वही सिलेबस में है। ठीक है, यस। तो वो चीज कर। ठीक है, तो ये इतना करके रखना, मॉडर्न तक तुम लोग एक बार पढ़ के रखना, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सर। चलो थैंक यू ठीक है, सर। ठीक, थैंक यू।